जुदूल साहब, जो माजी में आपने हवाला दिया वो मुशर्रफ साहब के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको मियां साहब डिनाई करते थे, 10 साल के लिए आप सियासत से बाहर रहेंगे, वो करके वो गए और वो सारे मामला फिर ख़त्म हुए थे और फिर हमने देखा कि एक दौरा इफ्तिखार चौधरी साहब का फिर चीज़ें हुई। अब इस तरह हमने देखा दोबारा यही सारा कुछ हो रहा है। आज अगर आप देख लीजिए तो एक तो केस है कि गाड़ियां खरीदने का जो कि तोशाखाना से ली गई, जो अभी भी कानून शायद यही है, उस वक्त भी था कि गाड़ियां नहीं ली जा सकती थी। उसमें हम देखते हैं जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं और उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब भी हैं। अब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसी तरह तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ उसी तरह तोशाखाना के केस बन रहे हैं, उसी तरह से सारी कार्रवाई हो रही हैं। यानी जो गवर्नमेंट में है, नैब कहने को इंडिपेंडेंट इदारा है, वो उनके केसेस भी खत्म करता है, गवर्नमेंट के उनके खिलाफ नहीं बनाता। जब तक तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट रही, कहीं कोई मालम जब्बा जितने भी हम सुनते थे कुछ नहीं बन सका। खैर वो अब भी नहीं, और अब वो जैसे ही उनकी गवर्नमेंट जाती है तो ऐसे ऐसे केसेस बनते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। ये देखे ना, मियां साहब के खिलाफ अब भी तोशाखाना वाला जो अपना केस है वो चल रहा है, वो वाइंड अप नहीं हुआ। उसमें गिलानी साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, सबके खिलाफ जो है ये मोहम्मद बशीर साहब जो जज हैं, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे और ये अपने काम करते रहे, इस तरह कर रहे हैं। तो वो काफी दफा उनको लंबी उम्र दे, लेकिन उनको एक्सटेंशन काफी दफा मिल गई है, उनके बगैर लगता है कि जब तक चल ही नहीं सकते। मेरा ख्याल है 2011 से है सर, अगर मेरी तस्वीर फरमा दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। उनको जज जो है हमेशा 3 साल के लिए अपॉइंट होता है इस्लामाबाद के अंदर, नैब के अंदर, लेकिन उनकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि उनको 4 दफा एक्सटेंशन मिल चुकी है। और भाई हमें तो ये खतरा है कि अब वो 24 मार्च को रिटायर हो रहे हैं तो रिटायरमेंट के बाद दोबारा ना उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दोबारा ना लगा लें कि उस जैसा हीरा जो है ना वो इतने वजीर आजम किसी अदालत में नहीं पेश हुए होंगे। नहीं बिल्कुल। ये तो मैंने आपको उनको एक दिन कोर्ट में कहा था कि ये आपको बड़ा क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के जितने पॉलिटिकल लीडर एलीट है वो सब आपके सामने पेश हुई हैं और सब ने आपके सामने, चाहे वो यूसुफ गिलानी है, आसिफ जरदारी है, मियां नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, जो भी जितने भी एलीट है इस पॉलिटिकल पार्टी तमाम अक्रॉस द बोर्ड, अभी जो पार्टी रहती थी पीटीआई की, वो भी सारे उनके सामने पेश हो रहे हैं। तो उनकी बड़ी जो है वो एक उनका रिकॉर्ड बन चुका है कि वो ऐसे जज हैं कि जिनके सामने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर पेश हुए हैं और काफी माशाल्लाह रिलीफ भी देते हैं। आपने देखा है कि वो जो भी काम होता है तो वो ठीक तरीके से करते हैं, उनको तरीके का पता है किस तरह काम करना होता है जी। तो अब इस तरह के हालात हैं तो हो सकता है उनको आगे भी एक्सटेंशन मिल जाए कि वो काम ठीक कर रहे हैं। अच्छा तो ये तो एक बहुत बड़ी, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जब आप एक केस बनाते हो, अब वही नैब के देखे ना, उस वक्त सारी कह रहे थे ना कोई जज मानता था, ना कोई वकील मानता था, ना नैब के। अब नैब के वही प्रोसिक्यूटर जो है इमरान खान को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, यही प्रोसिक्यूटर मियां नवाज शरीफ साहब को, और हो सकता है 5 साल के बाद यही प्रोसिक्यूटर कहें जी वो इमरान खान के खिलाफ हमने गलत केस बनाया था। ये इनको कौन रोकेगा? कोई रोक सकता है इनको? जब रिजीम आगे चेंज होता है या जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला अगर सेटल होते हैं तो फिर वो आके दोबारा ये काम करेंगे। तो ऐसा खेल है जो ना खत्म होने वाला है। ये फरमाइएगा कि ऐसे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो भी बड़ा एक खौफ में रहेगा कि उसका अमला ही पता नहीं क्या कर देगा जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, नैब के पास वही गवाह चले जाएंगे। तो ये तो एक तलवार से लटकती रहती है कि आप अगर एक खास लाइन पर चलेंगे तो ठीक है, उधर से इधर उधर होंगे तो एक तो कंट्रोल्ड, फिर इसका मतलब है सारी सियासत चल रही है पाकिस्तान में अभी भी। पाकिस्तान देखें ना, सारा हाइब्रिड रजीम है, कंट्रोल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सिविलियन गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है। सिविलियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सिविलियन गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या कर सकता है? वो तो बेबस होता है बेचारा। एक उसको एक ऐसा फील्ड लिया जाता है जिसमें कहते हैं आप ये खेलें और इससे अंदर इस क्रीज के अंदर ना आए। इस क्रीज के अंदर अगर आएंगे तो फिर आपको बात जो है ना माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानेंगे तो फिर उसका खिलाफ तो साजिश शुरू हो जाती है। अब तो मियां साहब के ऊपर तो कोई ऐसी कोई खतरनाक केस नहीं है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो आप समझते हैं वो एक बाख्तियार होंगे और वो डिसीजन ले सकेंगे अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं? देखें, केस खतरनाक बनाए जाते हैं। अगर ये केस बनाने चाहे तो मियां साहब के खिलाफ अगर इक़्तिदार में आए, अगर वो चाहे इक़्तिदार में न रहे, तो जो कुव्वतें होती हैं वो इक़्तिदार से लड़ा करती हैं, वो 2 मिनट में केस बना लेती हैं। उनके लिए क्या है केस बनाना? वो तो बकौल उनके वो सांस लेने पे भी केस बना सकते हैं कि आप सांस जो है इस स्पीड से ले रहे हैं, स्पीड से लेनी चाहिए। तो फिर आप बंदा क्या करे इसमें? तो जो हमारी सिविल एजेंसियां हैं या इस तरह की चीजें हैं, इनको तो मतलब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लॉ के मुताबिक अगर किसी के केस बनता है तो बनाए, और ऐसा केस बनाए कि फिर ये ना कि आके जी 5 साल के बाद कोई एजेंसी जी हमने गलत केस बनाया था। अब मियां साहब किस पे डैमेजेस किससे रिसीव करें? जो नैब के इतना उनकी फैमिली को सफरिंग हुई है, अपनी बीवी को जो है अल्लाह उसकी बख्शिश करे डेथ बेड पे छोड़ के आए हैं, बेटी को सामने अरेस्ट किया है, क्या क्या उन्होंने मतलब तकलीफें। अगर वो केस सही थे तो अब किस तरह गलत हो गए?
तो हम तो उसी वक्त कह रहे थे कि ये केस गलत है। वो खुद भी कह रहे थे कि मुझे पॉलिटिकल एक स्पेस श्रिंक किया गया है और मुझे हटाने के लिए, और ये जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ। जिन लोगों ने किया है ना, उन लोगों की जवाबदेही नहीं हो सकती। सर जिन्होंने किया, 2017 के 18 के अगर आप वो भी हालात थे, वो भी वापस आ सकते हैं पाकिस्तान। अगर सर जिन्होंने किया उनके थ्रू ही आप उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये भी तो मियां साहब पर है कि अगर तो उनके थ्रू ना करते, पहले हमने देखा वो जिनको क्रिटिसाइज करते रहे, बाद में एक्सटेंशन भी दे रहे हैं, बाद में उनके साथ मिलकर आ भी रहे हैं, अब उनका नाम भी नहीं लेते, अब सिर्फ यह है कि रिलीफ मिल जाए बस ठीक है, उसके अलावा किसी की कोई बात ना करें। नहीं रिलीफ देखें, ये रिलीफ कोई आसान तो नहीं है ना। मिसाल के तौर पर आप हैं, मैं, हम पे कोई झूठा केस बनाता है और बाद में कहता है जी मुझे नदामत हो जाती है, मैंने गलत काम किया था। तो अगर गलती मान रहे हैं या आके वो समझते थे कि हमने गलत, लेकिन उनका सबसे बड़ा इसमें फैक्टर ये है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब की या किसी पॉलिटिकल लीडर की पर्सनल चीज नहीं होती। वो देखें ना, मुल्क के आज अवाम देखें 40% जो है आपकी इन्फ्लेशन है। अब आप एनर्जी की प्राइसेस देखें, बाकी जो हालात है एक आम आदमी के लिए, जो आपका कैमरामैन है या इवन वो कैमरामैन छोड़े, एक ऐसा जो लोग हैं जो जिनकी सैलरी 50,000 से लाख के दरमियान है, तो आप देखें उनके लिए जीना इस मुल्क के अंदर मुश्किल हो गया है। वो क्या आपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएं, अदवायात खरीदें, उनकी किताबें खरीदें, हर चीज जो है वो इतनी महंगाई हो गई है। आप देखें बाकी खाने पीने की जो आइटम्स है, वो सब्जी देखें, पालक मेथी का आप रेट पता करें किधर जा रहा है, आज से 4 साल पहले किधर था और आज किधर है। तो हर चीज जो है ना, आगे पहले कहते थे जल्दी वो दाल साग खा लो, आज तो दाल साग भी इतना महंगा हो गया कि बंदा खरीद ही नहीं सकता, उसे कुव्वत खरीद ही बाकी नहीं रही है। और वो बिल ले लाता है, एक लाइट जलाता है उसका 5-5, 4-4 हजार रुपए बिल आ रहा है। बंदे की सैलरी अगर 35,000 रुपए है, मैक्सिमम 32,000 रुपए सैलरी गवर्नमेंट ने नोटिफाई की एक लेबर की, तो उसका अगर 1-2 बल्ब जलते हैं उसका 3,000 रुपए बिल आ जाता है। वो गरीब तो सोच ही नहीं सकता कि वो हीटर इस्तेमाल करे सर्दी में, गीजर इस्तेमाल करे, गर्म पानी इस्तेमाल करे, या वो अपनी गर्मी के अंदर कोई अपना एसी चला सके। ये तो आप सोचेंगे, ये तो एक प्रिविलेज क्लास की सहूलतें हो गई हैं। अब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।